हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। Question 5. Literature inevitably brings to surface the oppressive nature of structures like religion, family and the state. How important is the writer's ideology in this context? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि लिटरेचर कैसे समाज के अप्रेसिव स्ट्रक्चर्स जैसे धर्म, रिलीजन, परिवार, फैमिली और स्टेट, सरकार को एक्सपोज करता है। साथ ही ये भी बताना है कि राइटर की आइडियोलॉजी यानी उसका सोचने का नजरिया कैसे उनके लिखने के अंदाज को प्रभावित करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लिटरेचर हमेशा समाज का दर्पण रहा है। जो कुछ समाज में होता है वही कहानियों और कविताओं में दिखाई देता है। हर राइटर अपनी आइडियोलॉजी यानी अपना सोचने का तरीका अपने लिखने में लेकर आता है। जब वो रिलीजन, फैमिली या स्टेट को लिखता है तो उनके अंदर हाइड हुए पावर और ऑपरेशन के मैकेनिज्म सामने आते हैं। मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म जैसे थियरीज से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आइडियोलॉजी और लिटरेचर का रिश्ता कितना गहरा है। मेन बॉडी। 1. आइडियोलॉजी और लिटरेचर का कनेक्शन। आइडियोलॉजी का मतलब सोच और मूल्यों का एक सिस्टम जो बताता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। लिटरेचर में रोल। लुई अल्थसर के हिसाब से लिटरेचर एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस है, मतलब ये या तो सिस्टम को सपोर्ट करता है या उससे चैलेंज करता है। एग्जाम्पल, चार्ल्स डिकेंस ने अपनी नोवेल्स जैसे हार्ड टाइम्स और ओलिवर ट्विस्ट में कैपिटलिज्म के जुल्म को दिखाया और सामाजिक असमानता पर सवाल उठाए। 2. रिलीजन के रूप में ऑपरेशन। रिलीजन और पावर। कई बार धर्म अथॉरिटी को जस्टिफाई करता है और सामाजिक इनइक्वालिटी को नेचुरल बना देता है। एग्जाम्पल 1. नथानियल हॉथॉर्न की द स्कारलेट लेटर में प्यूरिटन सोसाइटी लोगों को मोरल गलतियों के लिए दुख भोगने पर मजबूर करती है। एग्जाम्पल 2. सलमान रुश्दी की द सैटेनिक वर्सेस ब्लाइंड फेथ और डॉगमा पर सवाल उठाती है। थियरी व्यू। मार्क्स कहते हैं रिलीजन ओपियम ऑफ द पीपल है जो लोगों को झूठी तसल्ली देता है और सिस्टम को बना रखता है। 3. फैमिली के रूप में सामाजिक कंट्रोल। फैमिली और पेट्रियार्की। फैमिली प्यार का स्थल है लेकिन पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये कंट्रोल का जरिया भी बन जाता है। एग्जाम्पल 1. इब्सन की ए डॉल्स हाउस में नोरा अपनी आजादी के लिए लड़ती है जहां परिवार और पति उससे दबाते हैं। एग्जाम्पल 2. इस्मत चुगताई और महाश्वेता देवी जैसे इंडियन राइटर्स ने दिखाया कि परिवार और समाज कैसे महिलाओं पर नियम थोपते हैं। फेमिनिस्ट व्यू। फेमिनिज्म कहता है कि परिवार सामाजिक हायरार्की का एक छोटा वर्जन है जहां पावर अनइक्वल होता है। 4. स्टेट और राजनीतिक ऑपरेशन। स्टेट पावर। सरकार या स्टेट अक्सर कानून, सेंसरशिप और प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों पर कंट्रोल रखता है। एग्जाम्पल 1. जॉर्ज ऑवेल की 1984 एक ऐसे टोटलिटेरियन स्टेट को दिखाती है जहां सच को मैनिपुलेट करके लोगों को कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम्पल 2. गुगी वा थियोंगो की अ ग्रेन ऑफ व्हीट कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन को एक्सपोज करती है। पोस्ट कॉलोनियल व्यू। एडवर्ड सेड के ओरिएंटलिज्म के हिसाब से कॉलोनियल पावर्स ने अपनी सोच को सुपीरियर दिखाकर दूसरे कल्चर्स को डोमिनेट किया। 5. राइटर की आइडियोलॉजी का महत्व। हर राइटर की आइडियोलॉजी उसके लिखने के अंदाज को शेप करती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अरुंधति रॉय और टोनी मॉरिसन जैसे राइटर्स लिटरेचर को सोशल चेंज के टूल के रूप में यूज करते हैं। जाने ऑस्टन जैसे राइटर्स के वर्क्स में क्लास और जेंडर हायरार्की सटली दिखाई देती है। इस तरह लिटरेचर एक मिरर भी है और एक वेपन भी जिससे राइटर समाज के ऑपरेशन को चैलेंज करता है। कंक्लूजन। आखिर में हम कह सकते हैं कि लिटरेचर सिर्फ समाज का प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक सवाल भी है जो रिलीजन, परिवार और स्टेट जैसे पावर स्ट्रक्चर्स पर नजर रखता है। राइटर की आइडियोलॉजी डिसाइड करती है कि वो समाज को कैसे दिखाता है, सपोर्ट करता है या चैलेंज करता है। इसी वजह से किसी भी लिटरेरी वर्क को समझने के लिए राइटर की आइडियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6.
Discuss some of the issues set out by feminist theories with reference to An Introduction by Kamala Das. Question explanation. यह क्वेश्चन हमें फेमिनिस्ट थियरीज के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे पेट्रियार्की, जेंडर इनइक्वालिटी और वीमेन आइडेंटिटी के बारे में बताने को कहता है। साथ ही हमें कमला दास की पोएम एन इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल के साथ ये दिखाना है कि उन्होंने अपने लिखने के जरिए कैसे इन इश्यूज को चैलेंज किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। फेमिनिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जो महिलाओं के लिए सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बराबरी की डिमांड करता है। फेमिनिस्ट लिटरेरी थियरी देखती है कि लिटरेचर में महिलाओं को कैसे दिखाया गया है, या तो दबाया गया या फिर एम्पावर किया गया। कमला दास भारत की एक बोल्ड और ऑनेस्ट फेमिनिस्ट पोएट है, जिन्होंने एन इंट्रोडक्शन पोयम के जरिए अपनी आइडेंटिटी, डिजायर्स और फ्रीडम के बारे में लिखा। इस आंसर में हम देखेंगे कि उन्होंने पेट्रियार्की, आइडेंटिटी, बॉडी और फ्रीडम जैसे टॉपिक्स को कैसे एड्रेस किया। मेन बॉडी। 1. पेट्रियार्की और जेंडर इनइक्वालिटी। फेमिनिस्ट थियरी कहता है कि सोसाइटी पेट्रियार्की पे बेस्ड है, जहां पुरुष प्रमुख होते हैं और महिलाएं उनके कंट्रोल में होती है। एन इंट्रोडक्शन में कमला दास इसी पेट्रियार्कल सिस्टम को चैलेंज करती है। वो लिखती है, आई वॉज टोल्ड टू बी ओबीडियंट, जो बताता है कि उनके ऊपर भी समाज ने एक ट्रेडिशनल रोल इम्पोज किया। सिमोन द बोववार ने कहा था, वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। यही बात कमला दास के स्ट्रगल में भी दिखती है जब वो अपनी इंडिविजुअलिटी को एस्टेब्लिश करना चाहती है। 2. आइडेंटिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन। फेमिनिस्ट थिंकर्स कहते हैं कि महिलाओं को अपनी आवाज और आइडेंटिटी खुद डिफाइन करनी चाहिए। कमला दास भी अपनी पोयम में कहती है, आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, जिससे वो एक यूनिवर्सल फीमेल एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करती है। इंग्लिश में लिखना उनका एक रिबेलियन था, सोसाइटी के अगेंस्ट एक बोल्ड स्टेप। अलेन शोवाल्टर के गायनिक्रिटिसिज्म थियरी के हिसाब से कमला दास ने एक नई फेमिनिस्ट लिटरेरी ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट किया, जहां महिलाएं अपने एक्सपीरियंस खुद लिखती है। 3. बॉडी और सेक्सुअलिटी का एम्पावरमेंट। पेट्रियार्कल समाज ने हमेशा विमेन्स बॉडी को कंट्रोल किया है। कमला दास ने इस टैबू को तोड़ दिया जब उन्होंने अपनी बॉडी और डिजायर्स के बारे में खुले तौर पर लिखा। ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल, बी वाइफ जैसे लाइन सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस को दिखाती है। उनका ओपन कन्फेशन एक फेमिनिस्ट स्टेटमेंट है, जैसे एड्रियन रिच और एलन सिक्सहाउस ने कहा था, वीमेन को अपने बॉडी और डिजायर्स से लिखना चाहिए। 4. रिबेलियन और फ्रीडम का असर्शन। कमला दास का स्टेटमेंट, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1, उनकी इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी को दिखाता है। फेमिनिस्ट व्यू कहता है कि ऐसी रेजिस्टेंस हाई सेल्फ डेफिनेशन का एक फॉर्म है। पोएम का कन्फेशनल स्टाइल, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जहां पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस सामाजिक इश्यूज से जुड़ते हैं। कमला दास ने अपनी जिंदगी और कविता दोनों में कन्फॉर्मिटी से इनकार किया और एक फेमिनिस्ट आइकॉन बनी। कंक्लूजन। एन इंट्रोडक्शन एक पोयम से ज्यादा एक फेमिनिस्ट डेक्लेरेशन है। कमला दास ने अपनी ऑनेस्ट लिखाई के जरिए पेट्रियार्की, आइडेंटिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन के इश्यूज को हाईलाइट किया। उनकी कविता और फेमिनिस्ट थियरीज दोनों मिलकर एक ऐसी आवाज बनाते हैं जो विमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है। उनका मैसेज सिंपल है, अपनी आवाज उठाओ और अपनी कहानी लिखो। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7. ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अलेन शोवाल्टर्स क्रिटिकल मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर एंड सोसाइटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें अलेन शोवाल्टर के क्रिटिकल मॉडल को समझाना है, जिसे गाइनोक्रिटिसिज्म कहा जाता है। हमें बताना है कि उनका फेमिनिस्ट अप्रोच लिटरेचर और सोसाइटी दोनों को समझने में कैसे मदद करता है, और कैसे उन्होंने विमेन राइटर्स के अपने क्रिएटिव ट्रेडिशन को पहचान दी। आंसर। इंट्रोडक्शन। अलेन शोवाल्टर फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिक है। उन्होंने ध्यान को वीमेन के कैरेक्टर से हटाकर विमेन राइटर्स पर लगाया। अपने मॉडल गाइनोक्रिटिसिज्म में उन्होंने ये कहा कि विमेन्स राइटिंग को समझने के लिए उनके अपने अनुभव, संस्कृति और इतिहास को समझना जरूरी है। इस आंसर में हम उनके मॉडल के स्टेजेस, उसकी इंपॉर्टेंस लिटरेचर और सोसाइटी के लिए और उसके प्रभाव को देखेंगे। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का जन्म मेल डोमिनेटेड लिटरेरी स्टडीज के रिएक्शन में हुआ। पहले राइटर्स जैसे वर्जीनिया वुल्फ और सिमोन द बोववार ने लिटरेचर में वीमेन के पोर्ट्रेयल पर फोकस किया,
पर शोवाल्टर ने विमेन राइटर्स के लिखने के प्रोसेस पर ध्यान दिया। उनका कहना था कि विमेन्स लिटरेचर को मेल स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर समझा जाना चाहिए। 2. अलेन शोवाल्टर का गायनिक क्रिटिसिज्म मॉडल। अपने ऐसे टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स 1979 में शोवाल्टर ने 2 अप्रोचेस दी। फेमिनिस्ट क्रिटिक जो मेल राइटर्स के वर्क्स में वीमेन के पोर्ट्रेयल का एनालिसिस करती है। गायनिक क्रिटिसिज्म जो वीमेन के अपने राइटिंग्स और उनके क्रिएटिव सिस्टम को समझती है। गायनिक क्रिटिसिज्म का मैं मकसद वीमेन के लिखने के पैटर्न, उनकी भावनाओं और कल्चरल बैकग्राउंड को समझना है। शोवाल्टर ने विमेन्स राइटिंग के 3 स्टेजेस बताए। फेमिनिन फेज जब वीमेन मेल राइटर्स को इमिटेट करती है। फेमिनिस्ट फेज जब वीमेन प्रोटेस्ट करती है और अपनी पहचान बनाती है। फीमेल फेज जब वीमेन अपनी इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिव फ्रीडम पा लेती है। 3. लिटरेचर को समझने में इंपॉर्टेंस। विमेन्स पर्सपेक्टिव। इस मॉडल ने लिटरेचर में वीमेन के नजरिए को इक्वल इंपॉर्टेंस दी। न्यू कैनन फॉर्मेशन। इस मॉडल के थ्रू पहले से भूले हुए विमेन राइटर्स को रीडिस्कवर किया गया। कल्चरल कनेक्शन। यह मॉडल बताता है कि लिटरेचर वीमेन के सोशल और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस का रिफ्लेक्शन है। लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। शोवाल्टर ने कहा कि वीमेन का लिखने का स्टाइल उनके जीवन अनुभवों को रिफ्लेक्ट करता है। 4. सोसाइटी को समझने में इंपॉर्टेंस। सोशल कॉन्टेक्स्ट। लिटरेचर सोसाइटी का दर्पण है। शोवाल्टर के मॉडल से हम समझ सकते हैं कि वीमेन किस स्थिति में थी। फेमिनिस्ट अवेयरनेस। इस मॉडल ने रीडर्स को जेंडर इनइक्वालिटी के प्रति जागरूक बनाया। एम्पावरमेंट। विमेन राइटर्स और रीडर्स दोनों को अपनी आवाज की वैल्यू समझ में आए। इंटरडिसिप्लिनरी रेलेवेंस। इसने लिटरेचर को हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से कनेक्ट किया। 5. क्रिटिसिज्म और रेलेवेंस। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि शोवाल्टर ने बायोलॉजिकल डिफरेंस और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पर ज्यादा फोकस किया, लेकिन उनका मॉडल फेमिनिस्ट थियरी का बेस बना और आज भी इंटरसेक्शनल और पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट स्टडीज में रेलेवेंट है। आज के समय में भी उनके आइडियाज लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज में बहुत यूजफुल है। कंक्लूजन। अलेन शोवाल्टर का गायनिक क्रिटिसिज्म मॉडल फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने विमेन राइटर्स के एक्सपीरियंसेस को सेंट्रल बनाया और लिटरेचर को समझने का एक नया फेमिनिस्ट एंगल दिया। इस मॉडल ने लिटरेरी स्टडीज को इंक्लूसिव और सोशली अवेयर बनाया। आज भी उनका थियरी लिटरेचर और सोसाइटी के बीच के जेंडर कनेक्शन को समझने में बहुत उपयोगी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. How is Orientalism an additional approach to the understanding of literature? Trace its origin and applicability. Question explanation. यह क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ओरिएंटलिज्म क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और लिटरेचर को समझने के लिए ये एक अलग अप्रोच कैसे बनी। मतलब हमें बताना है कि एडवर्ड सैड ने कैसे ईस्ट और वेस्ट के बीच के रिलेशनशिप को थियरी के रूप में समझाया और ये थियरी लिटरेरी एनालिसिस में कैसे उस होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडवर्ड सैड ने 1978 में अपनी फेमस बुक ओरिएंटलिज्म लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि वेस्टर्न दुनिया ने ईस्टर्न दुनिया को कैसे गलत और बायस्ड तरीके से रिप्रेजेंट किया। ओरिएंटलिज्म बेसिकली एक क्रिटिकल थियरी है जो बताती है कि लिटरेचर और कल्चर के जरिए कैसे वेस्ट ने अपनी सुपीरियरिटी दिखाई और ईस्ट को इन्फीरियर बनाया। इस आंसर में हम ओरिएंटलिज्म का ओरिजिन, मेन आइडियाज और इसका लिटरेचर पर इम्पैक्ट समझेंगे। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन एंड बैकग्राउंड ऑफ ओरिएंटलिज्म। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओरिएंट का मतलब ईस्ट और ऑक्सीडेंट का मतलब वेस्ट होता है। 18 to 19 सेंचुरी में जब यूरोप ने एशिया और अफ्रीका को कॉलोनाइज किया, तब वेस्टर्न लोगों ने ईस्ट के बारे में अपनी सोच बनाई। उन्होंने उससे अजीब, पिछड़ा और अलग बताया। एडवर्ड सैड का कंट्रीब्यूशन। ओरिएंटलिज्म बुक में सैड ने कहा कि वेस्ट ने ईस्ट को सिर्फ स्टडी नहीं किया, बल्कि एक डिस्कोर्स क्रिएट किया जिसमें पावर और नॉलेज दोनों शामिल थे। यही डिस्कोर्स ईस्ट को इन्फीरियर दिखाकर वेस्ट की डोमिनेंस को जस्टिफाई करता था। थियोरेटिकल बेस। इस थियरी पर फुको के पावर इन डिस्कोर्स और ग्राम्सी के कल्चरल हेगेमनी का इन्फ्लुएंस था। इसने थियरी को पॉलिटिकल और कल्चरल दोनों एंगल से मजबूत बनाया। 2. कोर आइडियाज ऑफ ओरिएंटलिज्म। बाइनरी डिवीजन। ओरिएंटलिज्म दुनिया को 2 पार्ट्स में बांट देता है, वेस्ट सिविलाइज्ड, रैशनल और ईस्ट इमोशनल, एक्सोटिक। यही सोच स्टेरियोटाइप्स को जन्म देती है। रिप्रेजेंटेशन एज पावर। सैड कहते हैं रिप्रेजेंटेशन कभी न्यूट्रल नहीं होता।
जब वेस्ट ईस्ट को डिस्क्राइब करता है तो वो अपनी पावर दिखाता है। नॉलेज यहाँ एक कंट्रोल का टूल बन जाता है। अदरिंग ऑफ द ईस्ट, ईस्ट को हमेशा अदर बनाया गया, मतलब वेस्ट ने अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए ईस्ट को अपोजिट दिखाया। यही अस और देम वाली सोच ओरिएंटलिज्म का बेस है। 3. एप्लीकेबिलिटी इन लिटरेचर, कॉलोनियल टेक्स्ट्स का एनालिसिस। ओरिएंटलिज्म थियरी से हम किपलंग, कॉनराड और फॉस्टर जैसे राइटर्स के काम को दोबारा समझ सकते हैं। इनकी राइटिंग्स में ईस्ट को बैकवर्ड और स्ट्रेंज दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट ऑफ डार्कनेस में अफ्रीका को डार्क और सेवेज बताया गया। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स का रिस्पॉन्स, अचेबी, रुश्दी और अमिताभ घोष जैसे राइटर्स ने ओरिएंटलिस्ट इमेज को चैलेंज किया। अचेबी की थिंग्स फॉल अपार्ट ने अफ्रीका के अपने कल्चर और आइडेंटिटी को पॉजिटिव रूप में दिखाया। मॉडर्न मीडिया और कल्चर, आज भी मूवीज और न्यूज में ईस्ट को गलत तरीके से दिखाया जाता है, जैसे अरब लोग टेररिस्ट्स, एशियन वुमेन सबमिसिव, ईटीसी। ओरिएंटलिज्म थियरी उन स्टेरियोटाइप्स को समझने में हेल्प करती है। क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इस अप्रोच से हम समझते हैं कि ईस्ट और वेस्ट के बीच इन्फ्लुएंस दुतरफा है। हाइब्रिड आइडेंटिटीज और मिक्स्ड कल्चर्स भी इससे जन्म लेते हैं। 4. क्रिटिसिज्म एंड एक्सटेंशंस, सैड पर आलोचना। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि सैड ने वेस्ट को एक ही ब्लॉक के रूप में दिखाया, जबकि कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुए थे। न्यू थिंकर्स, होमी भाभा ने हाइब्रिडिटी और मिमिक्री जैसे आइडियाज दिए और स्पाइवक ने पूछा, कैन द सबल्टन स्पीक, जो मार्जिनल वॉइसेस के रिप्रेजेंटेशन पर फोकस करता है। इन सब ने ओरिएंटलिज्म को और भी रिच और कॉम्प्लेक्स बनाया। कंक्लूजन, ओरिएंटलिज्म एक ऐसी थियरी है जो बताती है कि लिटरेचर सिर्फ कहानी नहीं होता, बल्कि पावर और आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन होता है। एडवर्ड सैड ने दिखाया कि वेस्ट ने ईस्ट को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाया, और पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने उस इमेज को तोड़ने की कोशिश की। यह अप्रोच हमें लिटरेचर को डीपर लेवल पर समझने में मदद करती है कि कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है और किस पर्पस से। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।